नेक्स्ट आ जाएगा शेयर। तो अज्यूमिंग कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज क्रैक्ड, शेयर स्ट्रेस अक्रॉस डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम कैसी हो जाएगी, पहले पैराबोलिक होगी अप टू द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और उसके बियॉन्ड टाउ कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा कहाँ तक, अप टू टेंशन स्टील। इस पे क्वेश्चन है कि टेंशन स्टील तक होता है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में कंक्रीट को कंसिडर ही नहीं किया जाता, तो इतने पे ही कांस्टेंट हो जाती है। वेब बकलिंग अकर्स इन अ बीम ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द वेब। तो बीम के केस में वेब बकलिंग क्यों होती है? क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस लगती है वेब में। टाउ सी मैक्स इज बेस्ड ऑन द डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। Explanation: Tau C max, maximum shear strength of concrete with shear reinforcement. When a large quantity of shear reinforcement is provided with main reinforcement, the shear will resist diagonal tension, but section will fail due to diagonal compression. ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाउ सी मैक्स जो होती है वो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर पर बेस्ड होती है। क्यों? टाउ सी मैक्स होता क्या है? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद शेयर रेनफोर्समेंट, मतलब शेयर रेनफोर्समेंट के साथ। तो अगर आप बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे तो उसके केस में क्या है, शेयर रेनफोर्समेंट डायगोनल टेंशन को तो रेजिस्ट कर लेगा, पर इतने ही अमाउंट में डायगोनल कंप्रेशन भी आ जाएगा और फिर इस डायगोनल कंप्रेशन कारण कंक्रीट फेल हो जाएगा। तो ये डायगोनल कंप्रेशन फेलियर के बेस पे होता है टाउ सी मैक्स। डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ अ बीम इज प्रोवाइडेड एज, तो यहाँ पे क्या है, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इन अ बीम इज प्रोवाइडेड एज बेंट अप बार्स, स्टिरअप्स वर्टिकल या फिर इंक्लाइन। तो डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है बीम में? बेंट अप बार्स को या फिर स्टिरअप्स को। स्टिरअप वर्टिकल भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इन अ बीम इज प्रोवाइडेड टू, ये भी 2 बार पूछा हुआ है, टू अरेस्ट द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक ऑन द साइड फेसेस ड्यू टू TCS टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज, improve ductility of cross section, dowel action of longitudinal tensile bars to cater for any torsion। तो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट बीम में क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जिससे कि वो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स को रेजिस्ट कर सके। ड्यू टू TCS टेम्परेचर क्रीप और श्रिंकेज के कारण आ रहे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स को रेजिस्ट करता है शेयर रेनफोर्समेंट, फिर वो क्रॉस सेक्शन की डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन बार के डॉवल एक्शन को इम्प्रूव करता है, और कोई भी टॉर्शन अगर आएगा तो उसको भी शेयर रेनफोर्समेंट रेजिस्ट कर लेगा। डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड बीम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर मिनिमम ऑफ 1 प्लस APU डिवाइडेड बाई 3PU डिवाइडेड बाई AGFCK या फिर 1.5। तो अगर कोई एक्सियली लोडेड कॉलम है तो उसकी डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है कितने से? 1 + 3PU बाई AGFCK या फिर 1.5 से। रीज़न: एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स विल अपोज प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इम्प्लाइज फ्लेक्सुरल एंड इंक्लाइंड क्रैक्स विल फॉर्म एट अ हायर स्ट्रेस। मतलब क्या है कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स क्या करती है? अपोज करती है प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस को। इसका मतलब फ्लेक्चर के कारण आ रहा क्रैक और इंक्लाइंड क्रैक जो है वो हायर लोड पे फॉर्म होंगे। शेयर स्पैन क्या होता है? इज़ द जोन वेयर शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, वो जोन जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट होती है उसको शेयर स्पैन बोलते हैं। इन अ कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन इंटरफेस स्लिपिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग शेयर कनेक्टर्स। एक्सप्लेनेशन: कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन यानी प्री कास्ट प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स आर यूज्ड विद कंक्रीट कास्ट इन सितु। प्री कास्ट प्री स्ट्रेस्ड ये टेक टेंशन एज इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ, concrete cast in situ used in compression zone as it has relatively lower compressive strength। तो ये जो composite construction है जिसमें प्री कास्ट मेंबर्स और कास्ट इन सितु दोनों मेंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें इनके जो इंटरफेस पे जो स्लिपिंग हो रही है उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? शेयर कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके। टू इंश्योर दैट दे एक्ट टुगेदर composite action, the surface of precast concrete is roughened and then cast in situ is placed, better frictional resistance। तो ये दोनों साथ में एक्ट करें इसके लिए क्या किया जाता है कि जो प्री कास्ट कॉन्क्रीट जिसको आपने पहले डाला उसकी सरफेस को थोड़ा रफ़ कर दिया जाता है जिससे कि कास्ट इन सितु कॉन्क्रीट उसको अच्छे से पकड़ ले। यानी किसी कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन में इंटरफेस पे जो स्लिपिंग है उसको अवॉइड करने के लिए शेयर कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। द चांसेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स इन RCC मेंबर्स रिड्यूस व्हेन एक्सियल कंप्रेशन एंड शेयर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। तो डायगोनल टेंशन क्रैक्स का जो फॉर्मेशन है RCC मेंबर्स में उसके बनने के चांस कम हो जाते हैं अगर मेंबर पर शेयर फोर्स और एक्सियल कंप्रेशन साथ में लगे तो। टॉर्शन में क्या है? मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेस इन द रेक्टेंगुलर बीम टाउ इज इक्वल टू T/α/B²D। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रैक फॉर्मेशन एंड इट्स कंट्रोल। सरफेस विड्थ जो होती है क्रैक की शुड नॉट बी मोर देन 0.3 mm फॉर स्ट्रक्चर्स नॉट सब्जेक्टेड टू अग्रेसिव इन्वायरमेंट।
When D is greater than 750 mm, side face reinforcement at 0.1% of the web area is provided. This reinforcement is distributed on both sides faces at spacing minimum 300 mm या फिर web thickness. Slab spacing of main bar should not be greater than minimum of D by 300 mm. तो क्रैक की जो सरफेस विड्थ है वो 0.3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उन स्ट्रक्चर्स के लिए विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू अग्रेसिव एनवायरनमेंट. जब डी 750 से ज़्यादा होगा तो साइड फेस रेनफोर्समेंट देना होगा 0.1% ऑफ वेब एरिया के हिसाब से और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों फेसेस पे एट ए स्पेसिंग मिनिमम ऑफ 300 mm या वेब थिकनेस. स्लैब में जो स्पेसिंग है मेन बार्स की वो डी या फिर 300 mm से कम होनी चाहिए. टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ आरसीसी सेक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्टिरअप्स इन द लॉन्गिट्यूडनल स्टील. जो किसी आरसीसी सेक्शन की टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो जैसा हम जितना ज़्यादा स्टिरअप देंगे और जितना ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल स्टील देंगे उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. अगली फिर स्ट्रेस और उनका नेचर. तो बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है लॉन्गिट्यूडनल शीयर स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस जो होती है लीनियर स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, टॉर्शनल स्ट्रेस, जीरो एट द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन. फिर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ पर क्वेश्चन है. एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हुक ऑफ रेनफोर्समेंट बार ऑफ डाया डी 16D होता है. लैप लेंथ टेंशन में कितनी होती है? डायरेक्ट टेंशन में LL इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2LD या फिर 35. और फ्लेक्चरल टेंशन में लैप लेंथ कितनी होती है? मैक्सिमम ऑफ LD या 35. तो डायरेक्ट टेंशन में 2LD है, यहाँ पर फ्लेक्चरल टेंशन में सिर्फ LD है. और कंप्रेशन में लैप लेंथ जो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 24/5, यही पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बीम कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग मोर नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार्स. तो अगर बीम की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ स्मॉल डाया बार्स का यूज़ करना पड़ेगा. रेनफोर्समेंट टाइप और एंकरेज रिक्वायरमेंट. तो फुटिंग स्लैब में जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं उसमें एंकरेज क्या है? LD फ्रॉम कॉलम फेस. कैंटिलीवर बीम में कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट की एंकरेज रिक्वायरमेंट LD इंटू सपोर्ट. सिंपली सपोर्टेड बीम का टेंसाइल रेनफोर्समेंट LD/3 इंटू सपोर्ट. बीम shear स्टिरअप 6/5 और 135 डिग्री बैंड, 8/5 और 90 डिग्री बैंड, 4/5 और 180 डिग्री बैंड. Distance between theoretical cutoff point and actual cutoff point with respect to curtailment of reinforcement of RCC beam is equal to maximum of DF. थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट और एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ D या फिर 12/5. थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. देन 3 बार पूछा हुआ है इस पर कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद when HYSD is used instead of MS bar. अगर MS bar के बजाय HYSD यूज़ करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. 3 बार पूछा हुआ है इस पर. क्यों? क्योंकि टाउ BD इज इक्वल टू KS इंटू KZ इंटू टाउ BD. मतलब KS यानी स्टील के लिए, KZ यानी जोन के लिए. तो स्टील में अगर हम HYSD का यूज़ करते हैं तो टाउ BD इंक्रीज बाई 60%, दैट इज़ 1.6 फैक्टर. द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ HYSD बार्स इज मोर देन दैट फॉर MS bars. Then at the point of inflection the embedded length need not be greater than LD. At simple supports and point of inflection, positive moment tension reinforcement shall be limited to a dia such that LD is less than equal to M1 by V plus L naught. This implies no need to do this check for negative reinforcement. Point of inflection पे जो embedment length होती है वो LD से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Simple supports और point of inflection पे पॉजिटिव मोमेंट के लिए जो टेंशन रेनफोर्समेंट दिया गया है उसको लिमिट करते हैं किसका यूज़ करके? LD लेस दैन इक्वल टू M1 बाई V प्लस L नॉट का यूज़ करके. यहाँ से जो डाया होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है. और इस चेक को नेगेटिव रेनफोर्समेंट के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है. रेनफोर्समेंट दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्चरल बियॉन्ड अ सेक्शन शुड बी एक्सटेंडेड बाई अ डिस्टेंस मैक्सिमम ऑफ D या फिर 12/5. इसमें बोले हैं कि रेनफोर्समेंट दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्चर बियॉन्ड अ सेक्शन should be extended by a distance of D or 12/5 before being curtailed. The shear capacity at the cutoff point should be 1.5 into shear force at that section. तो वो reinforcement जिसकी कि आपको requirement नहीं है beyond a section to resist flexure, to resist bending, उसको फिर भी extend किया जाता है D या फिर 12/5 तक के distance के लिए काटने से पहले. और कट ऑफ पॉइंट पे जो shear capacity होनी चाहिए वो सेक्शन पे लग रही shear force का 1.5 गुना होनी चाहिए. Flexural reinforcement to be terminated in tension zone. Shear at the cutoff point should not be greater than 2/3 of permitted value. Shear reinforcement is provided along each terminated bar, overlapping 3/4 of the appropriate distance from cutoff point. For dia less than equal to 36 mm, continuing bars should provide area which is equal to twice of area required for flexure at cutoff point.
ठीक है। तो फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट को काटा कैसे जाता है टेंशन जोन में, तो कट ऑफ पॉइंट पे जो शेयर होनी चाहिए वो जो भी परमिटेड वैल्यू है उसके 2/3 टाइम्स होनी चाहिए। शेयर रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग, हर एक टर्मिनेटेड बार के अलॉन्ग शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। ओवरलैपिंग कितनी होती है, कट ऑफ पॉइंट से जो भी अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है उसका 3/4। अगर डाया 36 mm से कम है तो कंटिन्यूइंग बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कंटिन्यूइंग बार्स का एरिया कितना होना चाहिए, कट ऑफ पर फ्लेक्चर को रेजिस्ट करने के लिए जितना भी एरिया है उसका दुगना एरिया। अगली चीज़ है फुटिंग। तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग इन द फुटिंग अंडर द मेसनरी वॉल इज़ लोकेटेड एट अ मिडवे बिटवीन फेस एंड मिडिल ऑफ द वॉल। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है फुटिंग में, अगर मेसनरी वॉल को हम यूज़ करते हैं तो उसमें होता है बिटवीन फेस एंड मिडिल ऑफ द वॉल। फिर 2 बार पूछा हुआ है कि डिज़ाइन डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड कॉलम इज गवर्न बाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शेयर फोर्स और पंचिंग शेयर। फुटिंग शैल बी डिजाइन टू सस्टेन द अप्लाइड लोड, मोमेंट्स एंड फोर्सेज अंडर रिलेटेबल लोडिंग कंडीशन और इंड्यूस्ड रिएक्शन। तो फुटिंग को डिज़ाइन किया जाता है क्या, रेजिस्ट करने के लिए, जो भी लोड लगेंगे उसको रेजिस्ट करने के लिए, प्लस जो भी मोमेंट और फोर्सेज आ रही है, प्लस जो भी इंड्यूस्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट, 1 वे शेयर फोर्स एंड 2 वे शेयर फोर्स, इस पे बहुत क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वाइल डिज़ाइनिंग कंबाइंड फुटिंग द रिजल्टेंट ऑफ द कंबाइंड लोड पासेस थ्रू CG सच दैट नेट सॉइल प्रेशर ऑब्टेन्ड इज यूनिफॉर्म। जब आप कंबाइंड फुटिंग को डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें कॉलम लोड का रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरह से पास करे कि जो सॉइल के कारण नेट प्रेशर लग रहा है कंबाइंड फुटिंग पे वो यूनिफॉर्म हो। द कंबाइंड फुटिंग जोन्स वेयर shear stress is less than 5 kg per centimeter square, generally 4 leg stirrups are provided। तो कंबाइंड फुटिंग में जहाँ पर शेयर स्ट्रेस 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है वहाँ पे 4 लेग स्टिरअप प्रोवाइड करने हैं। अब कंबाइंड फुटिंग पे ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग फॉर 2 एक्सियली लोडेड कॉलम्स इज प्रोवाइडेड व्हेन लेंथ ऑफ द फुटिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, प्रोजेक्शन ऑफ फुटिंग बियॉन्ड हैवियर कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड। तो ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कब की जाती है 2 एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए, जब फुटिंग की लेंथ रिस्ट्रिक्टेड हो या फिर जो हैवियर कॉलम है उसका प्रोजेक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो। द कंबाइंड फुटिंग फॉर 2 कॉलम्स कैरिंग अनइक्वल लोड, द मैक्सिमम कंबाइंड फुटिंग फॉर 2 कॉलम्स कैरिंग अनइक्वल लोड, मतलब एक कंबाइंड फुटिंग है 2 कॉलम के लिए जिन पे अनइक्वल लोड लग रहा है, तो उसमें मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, एट अ सेक्शन हैविंग जीरो शेयर फोर्स। वो सेक्शन जहाँ पर 0 शेयर फोर्स लग रही है वहाँ पे मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट आएगा। Combined footing resists the load by bending in 2 direction. Footing in longitudinal direction subjected to sagging moment and hogging moment, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सिर्फ सैगिंग मोमेंट लगता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका सैगिंग हॉगिंग दोनों मोमेंट लगता है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सिर्फ सैगिंग मोमेंट लगता है। तो सैगिंग मोमेंट का क्या है, इन कैंटिलीवर पोर्शन एंड वॉट अंडर द कॉलम्स। हॉगिंग मोमेंट में इन सेंट्रल पोर्शन बिटवीन द कॉलम, हॉगिंग कॉलम के बीच में लगती है और सैगिंग कैंटिलीवर पोर्शन में और कॉलम के नीचे लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ जाएगा न्यूमेरिकल्स। तो जैसे ये फुटिंग है इस पर एक्सियल लोड लगा 450 का और बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। फुटिंग का साइज़ आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर बोला हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लोड के कारण P/A और एक्सेंट्रिसिटी के कारण M/I/y, मतलब बेंडिंग भी होगी, मोमेंट के कारण बेंडिंग और लोड के कारण क्या है P/A। बस अब I के लिए ये क्वेश्चन है कि किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो 3 मीटर स्लाइड अलॉन्ग द प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, फर्स्ट टू बी कैलकुलेटेड अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो एक्स 3 मीटर के अलॉन्ग है, तो यानी एक्स इस प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, इसलिए हमको वाई के अबाउट निकालना है। जो भी प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट है उसके परपेंडिकुलर के अबाउट निकालना है, बस यही कंसेप्ट था। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2 सो दैट यूनिफॉर्म अपवर्ड प्रेशर एक्ट्स। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, P विल अप्लाई यूनिफॉर्म कंप्रेसिव लोड, M टू सी इट्स इफेक्ट एक्सटेंड मोमेंट, इसका मोमेंट देखने के लिए आप इसको एक्सटेंड कर दो। तो ये इधर क्या कर रहा है, पुश डाउन कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, लिफ्ट अप कर रहा है। तो यानी लेफ्ट साइड में दोनों के दोनों लोड जुड़ जाएंगे और राइट साइड में लोड विल हैव कैंसिलिंग इफेक्ट, मोमेंट के कारण ऊपर लोड और एक्सियल लोड के कारण नीचे। तो यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर होने के लिए L1 L2 से ज़्यादा होनी चाहिए, L1 L2 से ज़्यादा होनी चाहिए।